बड़ी खबर के साथ बात पते की शुरुआत करेंगे। दिल्ली बम धमाके में एक बड़ा एक्शन हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। एआईयू ने इस यूनिवर्सिटी की सदस्यता को रद्द कर दिया है। बड़ी खबर, दिल्ली बम धमाके में एक बड़ा एक्शन हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने इस सदस्यता को रद्द कर दिया है। मैं आपको याद दिला दूं कि जिस समय दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, उस समय भी जो एक आतंकवादी जो भागा था वो इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहा था। और अब एक बार फिर पूरा जो डॉक्टर्स का गैंग है जो कि आतंकवादी है वो सामने आया है, जो इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। अमित, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। अमित, बहुत बड़ा एक्शन इसको माना जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले नैक ने भी किया था। नेशनल जो काउंसिल है, नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन की काउंसिल है, उसने भी कहा था कि हमारी जो सदस्यता है वो 5 साल की थी। उसको लेकर उन्होंने पूरा एक जो है लेटर जारी किया था। उसमें भी उन्होंने कहा था कि इन्होंने एक्रेडिटेशन जो है वो नहीं है इनकी हमारे साथ। सो ये नैक ने भी किया था और उसके बाद अब ये बड़ा एक्शन है। तो ये एक एक करके बड़े एक्शंस हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कई सारी चीज़ें जो हैं अब खुलकर निकल के बाहर आ रही हैं और भी बड़े खुलासे भी होंगे। अब जैसे कि यूनिवर्सिटी पल्ला झाड़ रही थी इन सारी चीज़ों से, लेकिन उसके बाद भी जो है कई ऐसी चीज़ें सामने आई जिससे कि लगता है कि यूनिवर्सिटी को ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, चाहे वो नासिर की बात हो, चाहे वो उमर की बात हो। ये इतनी बड़ी जो साजिश को अंजाम दे रहे थे। और एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर अगर हम शाहीन की बात करें तो हमारे जो सोर्स हैं उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर आए थे कमरा नंबर 29 में। शाहीन चाहती थी कि उसने वीज़ा के लिए जो है वेरिफिकेशन। बिल्कुल अमित, और इसीलिए कोई विकल्प नहीं बचा और इस यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द करने की बात आई सामने, क्योंकि इस तरीके के डॉक्टर्स जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो आतंकवाद की घटना से जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर एक और, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से ये बड़ी खबर। आतंकवादी ठिकानों पर पुलिस की रेड हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। आतंकियों के ओजीडब्ल्यूज पर यह एक्शन हो रहा है। खालिद हुसैन, जी न्यूज संवाददाता। खालिद, आपको याद होगा कि जिस समय बैसरन की घटना घटी थी, आतंकवादी घटना, किस तरीके से वहां पर लोगों का कत्लेआम हुआ था, उस समय भी इन ओजीडब्ल्यूज पे बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिला था और एक बार फिर ये निशाने पर है। देखिए, बिल्कुल ओजीडब्ल्यू एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सब कुछ प्लान करता है, क्योंकि वो ओवरग्राउंड रहता है, हाइब्रिड रहता है और उस पर शक नहीं होता है। इसीलिए इस बार पहलगाम हमले से लेकर अब तक लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स पर कसता दिख रहा है। और आज भी हंदवाड़ा में ताबड़तोड़ एक्शन के तहत जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स जो लिस्टेड है जम्मू कश्मीर पुलिस के पास, उनके घरों में छापामारी हुई और उनकी तलाशियाँ ली गई। कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, खासकर उनके मोबाइल फ़ोन्स चेक किए गए, उनकी मूवमेंट चेक की गई, उनकी कॉल हिस्ट्री चेक की गई, ताकि ये किससे बात कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर अगर हम हंदवाड़ा कुपवाड़ा की बात करें तो वो एक सीमावर्ती ज़िला है, नियंत्रण रेखा से बिल्कुल सटा है। वहाँ अक्सर ऐसे ओजीडब्ल्यूज हैं जो सीमा के पार कनेक्शन उनके रहते हैं, तो इसलिए उस सबको खंगाला गया। और ये एक्शन कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के साथ साथ कई और इलाकों में भी देखने को मिला। और ओजीडब्ल्यू पे एक्शन जो है पहलगाम हमले से ही लगातार है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद खालिद। कुछ और अपडेट होगा तो मैं फिर आपका रुख करूंगी। अगली खबर का रुख करेंगे। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का हापुड़ कनेक्शन भी सामने आया है। हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज में एक्शन हुआ है। जीएस मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर फारूक को अरेस्ट किया गया है। फारूक पर दिल्ली धमाके से जुड़े होने का शक है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल को लेकर अब कई शहर निशाने पे हैं, कई मेडिकल कॉलेजेस निशाने पर है। जीएस मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर फारूक को अरेस्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से ये गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली में जो बम धमाका हुआ है उसी कनेक्शन में ये गिरफ्तारी। जी न्यूज संवाददाता अनुराग मिश्रा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, बताइए जल्दी से क्या अपडेट। जी देखिए, ये हम खंदौली गांव जो है जहां से वो रेड कार इको कार बरामद हुई है, वो
यहाँ से ले जाई गई है और जो थाना सेक्टर 58 का यहाँ से हमारे 500 मीटर दूरी पर है और वहाँ पर इस समय एक स्पेशल जो टीम है उनकी मीटिंग चल रही है, एनआईए के 1-2 अधिकारी। और ये बताया जा रहा है, जो सूत्र हैं, ये बहुत अहम खबर हम जी मीडिया के जरिए आप तक पहुँचा रहे हैं कि उसमें से ट्रेसेस मिले हैं, उस गाड़ी में से ट्रेसेस कलेक्ट किए गए हैं एनआईए की और एफएसएल की टीम ने। जो उस हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि उसमें गाड़ी में कुछ विस्फोटक पदार्थ और कुछ अमोनिया के ट्रेसेस मिले हैं। इसके अलावा एक और अहम खबर कि एनएसीसी नैक ने जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उनको नोटिस भेजा है। और इसके अलावा एक और जानकारी मिल रही है जो कि आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि यहाँ से कुछ दूरी पर अल फलाह यूनिवर्सिटी है, उस पर ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो डायरेक्टर और बड़े अफसर हमने अपने दर्शकों को बताई है कि अब वित्तीय जांच भी इस यूनिवर्सिटी की शुरू हो गई है। कहीं टेरर फंडिंग बाहर से तो नहीं हो रही थी, इसमें कौन कौन साथ हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। कुछ और अपडेट होगा तो मैं फिर रुक करूंगी। 32 फिदाइन, 3200 किलो विस्फोटक और टारगेट था भारत। यही आतंकियों का दहशतगर्दी वाला प्लान था जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों की वजह से नाकाम हो गया। लेकिन शायद खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि पुलिस ने फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक तो बरामद कर लिया है, लेकिन 300 किलो बारूद अभी भी कहीं छिपा हुआ है और इसकी तलाश के लिए सुरक्षा एजेंसियां देश भर में रेड कर रही हैं। ये सब खुलासा खुफिया एजेंसी के सूत्रों से हो रहा है। ब्लास्ट में इस्तेमाल I-20 कार और खंदावली गांव से बरामद इको स्पोर्ट्स को लेकर तो सब कुछ साफ है, लेकिन आतंकियों ने 32 पुराने वाहनों को विस्फोटकों से लैस करने की योजना बनाई थी, जिसके जरिए बहुत बड़े पैमाने पर तबाही का प्लान बनाया था और इसलिए भारी मात्रा में विस्फोटक खरीदा था। संदिग्ध गाड़ियों की तलाश में अलग अलग छापेमारी कर रही है तमाम स्टेट की पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, गुजरात पुलिस हो। इस खुलासे से साफ पता चल रहा है कि दहशतगर्दों के निशाने पर वो 32 जगहें थी जहां भीड़ भाड़ होती है। सूत्रों के मुताबिक यूपी के धार्मिक स्थल जैसे अयोध्या, वाराणसी के अलावा बिड़ला मंदिर, संसद भवन, इंडिया गेट जैसे टूरिस्ट स्पॉट हो सकते हैं, क्योंकि आतंकी उमर के फोन से कई जगहों पर रेकी के वीडियो फोटोज भी मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से फरीदाबाद से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हो चुका है। अब तलाश है तो उस 300 किलो विस्फोटक की जो आतंकियों ने छिपा रखा है, और इसी विस्फोटक से शायद हिंदुस्तान के 32 ठिकानों में तबाही मचानी थी। आतंकियों का मंसूबा भारत में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना था, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा हमला टाल दिया, मगर अभी भी खतरा टला नहीं है। दिल्ली आतंकी हमले में एक के बाद एक कार मिस्ट्री सामने आ रही है। I-20 इको स्पोर्ट्स और अब ब्रेजा कार। पुलिस इन कारों का कनेक्शन भी ब्लास्ट से जोड़कर देख रही है, लेकिन सवाल एक खड़ा होता है कि कितनी कारें इस देश में ऐसी घूम रही हैं जो आतंकियों ने प्लान करके रखी थी, और क्या आपके पड़ोस में फिदाइन कार तो नहीं है? क्योंकि जिस I-20 कार से ब्लास्ट किया वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में कई दिनों तक खड़ी रही। फरीदाबाद के ही खंदावली में लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार मिली है। अभी पुलिस ये गुत्थी सुलझा ही रही थी कि अब सिल्वर रंग की ब्रेजा कार की एंट्री हो गई है। ब्रेजा कार की तलाश है जो एक संदिग्ध कार है, क्योंकि जो जानकारी जो इनपुट से सामने आए थे कि इन डॉक्टर उमर के काफिले में जितना भी लोग संपर्क में थे उनके पास 3 से 4 गाड़ियां हो सकती थी। जिस ब्रेजा कार की जानकारी सामने आई है वो कार जैश की डॉक्टर सर्जन यानी शाहीन शाहिद के नाम पर रजिस्टर्ड थी, और पुलिस को ये कार अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी मिली है। ब्रेजा को लेकर पुलिस अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो इको स्पोर्ट्स कार खंदावली में मिली है उसकी जांच एफएसएल की टीम ने की। रात और फिर सुबह टीम ने जांच की कि कहीं कार में कोई विस्फोट ना हो, कुछ विस्फोटक हो, जिसकी वजह से सीएफएसएल की टीम है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट की काफ़ी खेप इस गाड़ी से ढोई गई थी। बता दूं कि इस गाड़ी को लाने वाला एक शख्स है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसका नाम फ़हीम बताया जा रहा है, और फ़हीम डॉक्टर उमर का रिश्तेदार भी है। इको स्पोर्ट्स कार जिस इलाके में मिली वहाँ के लोगों को पता ही नहीं कि कार कहाँ से आ गई, यानी हो सकता है कि किस राज्य, किसी शहर या आपके पड़ोस में ऐसी फिदाइन कार खड़ी हो। इसलिए अगर आपको भी जरा सा भी शक होता है तो पुलिस से जरूर संपर्क करें। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अमित शाह बोले हैं, ऐसी सजा देंगे जिससे दुनिया में संदेश जाएगा, हम पर हमले की कल्पना भी ना करें, फिर कोई हम पर हमले की नहीं सोचेगा। जी न्यूज संवाददाता अमित भारद्वाज इसी बड़ी खबर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जाहिर सी बात है कि देश की राजधानी दिल्ली पर इस तरीके का ब्लास्ट कर हमला बोला गया है और दहलाने की साजिश रची गई है, और ये साजिश सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारत में रची जा रही थी। गृह मंत्री अमित शाह का तीखा और साफ संदेश।
देखिए, एजेंसीज हों या फिर पुलिस हो, अपनी कार्रवाई पूरे तरीके से कर रही है। अमित शाह ने आप साफ कर दिया कि जो अब रिटेलिएशन होगा वो अब देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें निकल के सामने आई थी कि ये सीरियल ब्लास्ट हो सकते थे पूरे देश में, दिल्ली में कई जगहों पर, और फिर पूरे देश में इनको टारगेट करना था। बहुत जो है इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो थी उनको टारगेट करना था, उनकी रेकी कर रहे थे। अब जो एक्शन होगा, अब सारी एजेंसीज भी जो हैं वो ग्राउंड पर हैं और वो एक एक चप्पे चप्पे को छान रही हैं। अभी यहाँ पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में बॉम्ब स्क्वाड भी आई थी। पूरे 72 एकड़ की ये यूनिवर्सिटी है, तो चप्पे चप्पे को छाना गया कि कहीं कुछ स्टोरेज तो नहीं है। तो अभी जो यहाँ पर एक्शन होगा वो अब आगे अगले दिनों में बड़ा एक्शन होगा। अमित शाह ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और ये अब देखने वाला होगा कि किस तरह से जो है और चीज़ें निकल के सामने आती हैं। अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है अमित, आप बने रहिए और अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकी उमर से जुड़ी ये बड़ी खबर। फिरोजपुर झिरका में दिखी उमर की कार। फिरोजपुर झिरका टोल पर ये कार दिखी थी। दिल्ली ब्लास्ट वाले दिन का ये सीसीटीवी फुटेज है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि बदरपुर बॉर्डर से ये उमर अंदर दिल्ली में एंटर किया था, इधर उधर घूमता रहा था दिल्ली की सड़कों पर और फिर 3 घंटे तक ये पार्किंग में लाल किले के पास खड़ी रही थी कार। और देखिए फिरोजपुर झिरका टोल पर ये सीसीटीवी फुटेज कैद हुआ है। ब्रजेश तिवारी जी न्यूज़ संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, ये आप जानते ही हैं, हम जानते ही हैं कि ये हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश की थी और पूरे दिन दिल्ली में घूमता रहा था, 3 घंटे पार्किंग में रहा था। अब ये नया सीसीटीवी फुटेज आया है क्योंकि अब पुलिस पूरे एक्शन में और हर जगह को, हर साक्ष्य को, हर सुराग को टटोला जा रहा है। देखिए, लगातार जांच की जा रही है और हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए लगाए गए हैं ताकि हर एक मूवमेंट को, I-10 की जो कार थी उसकी हर एक मूवमेंट को ट्रैक किया जाए। और अब जो सीसीटीवी फुटेज आया उसमें सीधे तौर पे देखा जा सकता है कि फिरोजपुर झिरका ये अनूह के पास पड़ता है और वहीं से ये कार टोल को क्रॉस करते हुए हरियाणा के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुई थी। यानी वो मूवमेंट लगातार कर रहा था और इस बात की भी आशंका है कि मेवात से जो फर्टिलाइजर खरीदने की बात कही जा रही है, वो मेवात से उसने फर्टिलाइजर खरीदा और फर्टिलाइजर से लदी हुई कार आगे निकली, जिसके बाद फिरोजपुर झिरका में टोल पे उसको तस्वीरें उसकी कैद हुई। और भी लगातार इसी तरीके के सीसीटीवी फुटेज है जिनको खंगाला जा रहा है। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में आतंकवादी उमर ने खुद को उड़ा लिया। डीएनए टेस्ट में इसका अब खुलासा हो गया है, लेकिन ब्लास्ट से पहले आतंकवादी उमर दिल्ली की सड़कों पर मानव बम बनकर घूम रहा था। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच में 50 से ज्यादा कैमरों में वो घूमता नजर आया है। दिल्ली में एंट्री से लेकर लाल किले के पास हुए ब्लास्ट तक का हर सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है, हर सच सामने आ चुका है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर कार के साथ 5 बार दिखाई दिया, लेकिन बेखौफ होकर राजधानी की सड़कों पर घूमते हुए उमर पर किसी को भी शक नहीं हुआ। कभी मस्जिद के बाहर दिखाई दिया तो कभी कैनॉट प्लेस के मार्केट में। कई बार कार के साथ वो सीसीटीवी में नजर आया और ऐसे 10-20 नहीं बल्कि 50 कैमरों में उमर मानव बम बनकर घूमता हुआ दिखाई दिया। आतंकी उमर का सबसे नया वीडियो दिल्ली में एंट्री का है, जब वो सुबह 8 बजे के करीब बदरपुर बॉर्डर टोल पर आई 20 कार के साथ कैमरे में कैद हुआ। आतंकी टोल कटाने के दौरान मास्क लगाए रखा ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। वो बार बार टोल पर लगे सीसीटीवी में देख रहा था। कार में पीछे की सीट पर एक बड़ा सा बैग भी दिखाई दिया। इसके बाद वो दिल्ली के तुर्कमान गेट पर भी नजर आया, जहाँ वो फैज़-ए-इलाही मस्जिद में गया था, जहाँ 10 मिनट रुकने की बात भी सामने आ रही है। इस दौरान वो बिना मास्क के नजर आया और अब सवाल है कि उसने मास्क क्यों हटाया। ब्लास्ट वाली I-20 कार से उमर दिल्ली के कैनॉट प्लेस में जाता हुआ दिखाई दिया। 10 नवंबर के दिन दोपहर 2 बजे वो सड़कों पर कार दौड़ाता दिखा। कैनॉट प्लेस वो इलाका है जहां से संसद भवन महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दिन भर बेखौफ घूमने के बाद उसने लाल किला पार्किंग में 3 घंटे बिताए और शाम 6:50 के करीब ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट का भी सबसे नया वीडियो सामने आया है, जिसमें चलते ट्रैफिक में धमाके से गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके से पहले आतंकवादी उमर नबी एक मस्जिद में गया था और दावा किया जा रहा है कि वो मस्जिद में करीब 10 मिनट तक रुका था। अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उस 10 मिनट वाली थ्योरी को सुलझाने में लगी हैं। क्योंकि जिस मस्जिद फैज़-ए-इलाही मस्जिद वो गया है वो लाल किला के पास मौजूद है और सीसीटीवी में वो बिना मास्क और खौफ के जाते हुए दिख रहा है। हालांकि वो बार बार पीछे मुड़कर इलाके में मौजूद सीसीटीवी में जरूर देख रहा है। अब सवाल है कि आखिर ब्लास्ट से पहले वो मस्जिद में क्यों गया? क्या मस्जिद में कोई उसका इंतजार कर रहा था? क्या मस्जिद में उसके साथी उसका इंतजार कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, जिस वक्त वो मस्जिद में गया वो वक्त नमाज का भी नहीं था। मस्जिद के अंदर एंटर होती है तो आप देखते हो वो जो गेट नज़र आ रहा है, इसी गेट से उसने एंट्री की है और सामने जो है एक सीसीटीवी नज़र आ रहा है जिसमें उसकी जो तस्वीरें हैं वो कैप्चर हुई है।
सीसीटीवी सामने आने के बाद अब पुलिस भी एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसी के अधिकारियों ने मस्जिद पहुंचकर मस्जिद से जुड़े लोगों से आधे घंटे पूछताछ की है कि आखिर उमर का मस्जिद जाने के पीछे मकसद क्या था। आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। इस समय की बड़ी खबर, पुलवामा में कई स्थानों पर ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंक में शामिल लोगों के लिए ये तलाशी चल रही है। लगातार जगह जगह रेड्स डाली जा रही है। सुरक्षा बल पूरे एक्शन में है। जी न्यूज संवाददाता खालिद ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। खालिद, इस खबर पर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल कुपवारा से लेकर लखनपुर पूरा जम्मू कश्मीर छाना जा रहा है और आज भी सीआई के काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर जो है उससे 13 जगह पर जो है आज सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए, जिसमें 15 लोगों को डिटेन किया गया है और इन 15 लोगों में से जीएमसी अनंतनाग के 2 डॉक्टर्स हैं, 2 पैरामेडिकल स्टाफ है जिनको डिटेन किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए। इसके अलावा 20 ऐसे गैजेट्स जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो बरामद किए गए, जिसमें लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, आईफोन्स हैं और कुछ और टैब्स हैं जिनको बरामद किया गया है, जिनको अब खंगाला जाएगा। और इस सीआईके की टीम ने आज रजौरी के जेलों में भी जो है कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन चलाया। तो हर जगह इस तार को देखा जाता है कि कहां से इसके तार जुड़े हैं और सबको बेनकाब करके ही दम लेंगे। सुरक्षा बल ने ये बेड़ा उठाया है। जी, अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली धमाके की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, उसमें डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के सेंटर का भी खुलासा हो रहा है और वो सेंटर है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। जी हाँ, यही आतंकी डी गैंग की प्रयोगशाला है जहां ब्लास्ट का पूरा प्लान तैयार किया गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिली उमर और मुजम्मिल की डायरी भी यही इशारा कर रही है कि धमाके की हर तैयारी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरे में की गई। धमाके की हर साजिश डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने मिलकर रची। दोनों यूनिवर्सिटी में एक साथ एक ही कमरे में रहते थे। पिछले 3 महीनों से दोनों पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। सीमा पार बैठे आतंकी कमांडर उन्हें इंस्ट्रक्शन देते थे कि कैसे अपने मंसूबों को अंजाम देना है। उमर और मुजम्मिल को बिल्डिंग नंबर 17 की तीसरी मंजिल पर कमरे अलॉट थे। रूम नंबर 4 उमर को मिला था, जबकि रूम नंबर 13 डॉक्टर मुजम्मिल को अलॉट था। लेकिन उमर अपना कमरा छोड़कर मुजम्मिल के साथ ही रहता था और दोनों मिलकर ब्लास्ट की साजिश का ताना बाना बुन रहे थे। दोनों की डायरी में कई कोडवर्ड मिले हैं जिनका रेफरेंस 8 से 12 नवंबर के तौर पर सामने आ रहा है। इसके अलावा डायरी के अंदर ऑपरेशन शब्द कई बार इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस को फरीदाबाद धौज गांव में मुजम्मिल के कमरे से एक डायरी बरामद हुई है। ये वही जगह है जहां 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था और ये जगह अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुजम्मिल और उमर यूनिवर्सिटी से प्लान बनाकर साजिश का हर सामान उसके नजदीक वाले कमरे में रखते थे। सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल की हर एंगल की जांच जारी है, क्योंकि ब्लास्ट से जुड़े हर किरदार का लिंक कहीं न कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आ रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जांच कर यूनिवर्सिटी से पुलिस अब निकल गई है। पुलिस के साथ बम स्क्वाड भी मौजूद था। यूनिवर्सिटी से अब तक 4 संदिग्ध कारों को बरामद किया गया है। कई कर्मचारी स्टाफ अब पुलिस की रडार पर हैं। ये देखिए, पुलिस की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती हुई और यूनिवर्सिटी से अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अमित भारद्वाज का मैं रुख करूंगी। अमित, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? क्या पुलिस ने सारी यूनिवर्सिटी को खंगाल लिया, सारे साक्ष्य जुटा लिए, सब कुछ जो रडार पे था, शक के दायरे में था, उससे पूछताछ कर ली? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज करीब 2.5 घंटे जो है बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहाँ पर थी और उन्होंने चप्पे चप्पे पर जो है वो जांच की। वो जांच का रीज़न ये था कि सभी गाड़ियाँ जो लग रहा था कि शक के दायरे में संदिग्ध है, उन सबको चेक किया गया। 9988 की तो चेकिंग करनी ही थी उन्होंने, ब्रीजा गाड़ी की। उसके बाद 72 एकड़ की 70 से 72 एकड़ की जो ये लैंड है, इसमें भी अलग अलग जगहों पर जो है वो चेक किया गया है। कई नई बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, वो भी एक ठिकाना हो सकता है विस्फोटक को छुपाने का। तो और इसमें जो है कुछ लोगों को डिटेन किया गया और 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें कि अहम रोल उनका बताया जा रहा है कि वो आतंकियों के साथ सीधा संपर्क में थे और उनकी मदद किया करते थे। इसमें HR डिपार्टमेंट से भी एक आदमी है और ये सारी डिटेल्स करके उसके बाद पुलिस निकली। गुरुग्राम पुलिस भी यहाँ पर आई थी, फरीदाबाद पुलिस भी आई थी, बाकी जो है राज्यों की पुलिस भी यहाँ पे आई थी और कुछ टीम्स जो हैं वो अभी जो है इसके यूनिवर्सिटी के कैंपस में। बिल्कुल ठीक है अमित, आप बने रहिए और अगली खबर का रुख करेंगे। लाल किला ब्लास्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर बनाया गया था विस्फोटक। फर्टिलाइजर से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का शक है। नूह से खाद विक्रेता को हिरासत में लिया गया है। यहीं से फर्टिलाइजर खरीदते थे ये आतंकी डॉक्टर। जी न्यूज संवाददाता अनुराग मिश्रा। अनुराग, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? फर्टिलाइजर खरीदकर उससे विस्फोटक बनाना।
पढ़ाई लिखाई का गलत इस्तेमाल। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अमोनियम, जी ये देखिए पढ़ाई लिखाई का आपने एकदम सही कहा, गलत इस्तेमाल। और अगर टेरर रूट की बात करें तो जो नूह से खाद्य विक्रेता को हिरासत में लिया गया है, वहां से फर्टिलाइजर ये आतंकी खरीदते थे और इसके जरिए अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया। और अगर हम रूट बात करें तो नूह से केला गांव, केला से खंदौली और खंदौली से अल फलाह यूनिवर्सिटी, तो ये पूरा इनका एक सेफ रास्ता है। अगर उस रास्ते की बात करें तो 6 बजे के बाद सुनसान हो जाता है और उसी के जरिए वो खाद रात के समय, जो पुलिस के सोर्सेज वो बता रहे हैं कि चुपके से वो खाद फर्टिलाइजर लाया जाता था और उसके बाद उसके जरिए शोध किया जाता था और अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया, जिसके जरिए ये ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। तो ये पूरा रूट पूरी रेकी की गई थी कि सेफ रूट तलाशा गया था, जिसके जरिए अमोनियम नाइट्रेट बनाकर पूरे कई इलाकों में दहशतगर्दी की वारदातें। खबर का रुख करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश भी अब हाई अलर्ट पर है। पुलिस और एटीएस की टीमें 24 घंटे संदिग्धों पर नजर रख रही हैं। आतंकी शाहीन आदिल बिलाल का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से निकलने के बाद अब चप्पे चप्पे पर निगरानी को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने संदिग्धों की लिस्ट तैयार कर ली है और अगर इनका जरा सा भी लिंक आतंकियों के साथ सामने आया तो फिर इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, इनको भी हिरासत में लिया जाएगा। क्योंकि दिल्ली धमाके में जो खुलासे हो रहे हैं उसमें से ये भी सामने आया है कि आतंकियों के निशाने पर यूपी के धार्मिक स्थल थे। अयोध्या और वाराणसी पर भी हमले की साजिश रची जा रही थी और इसका अंदेशा और गहरा तब हुआ जब आतंकियों की डी गैंग की गिरफ्तारियां सहारनपुर और लखनऊ से की गई। डॉक्टर आदिल अहमद, बिलाल खान, ग्रेटर नोएडा से फरहान और लखनऊ से आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद को यूपी एटीएस ने शिकंजे में लिया। इन गिरफ्तारियों के बाद सीएम योगी ने भी कड़ी चेतावनी दे दी है, अगर सुरक्षा में सेंध लगाने की गुस्ताखी की तो कीमत चुकानी पड़ेगी। नया भारत, भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसकी कीमत चुकाएगा। योगी की इस वार्निंग के बाद अब यूपी एटीएस एक्शन मोड में है। पिछले 3-4 सालों में जेलों से बाहर आए तकरीबन 18 संदिग्धों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और इनके हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। संदिग्धों की कॉल डिटेल्स, उनके बैंक खातों में लेन देन और सोशल मीडिया में उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। मतलब साफ है कि दिल्ली धमाके के बाद योगी यूपी में जरा सी भी कोताही नहीं बरतना चाहते। अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो योगी फोर्स उसका हिसाब जल्द कर देगी। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में यात्रा को लेकर निर्देश जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस की यात्रियों को सलाह, स्टेशन एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचे, स्टेशन पर 1 घंटे पहले पहुंचे, पुलिस मेट्रो स्टेशन पर 20 मिनट पहले पहुंचे, इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 3 घंटे पहले पहुंचे। जी न्यूज संवाददाता ब्रजेश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े। ब्रजेश, इस आदेश को कैसे समझा जाए और 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर हमेशा पहुंचा जाता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, 2 घंटे पहले पहुंचा जाता है नेशनल फ्लाइट्स के लिए, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए, अब ट्रेन के लिए 1 घंटे, इसको कैसे समझा जाए? चेकिंग फ्रिस्किंग अच्छी तरह होगी क्या, ये इसलिए किया जा रहा है? देखिए, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, चेकिंग की जा रही है और सबसे बड़ी खबर इसमें यही है कि जो अब से कुछ दिन पहले खबर आई थी कि 32 गाड़ियां इसके लिए तैयार की जा रही थी इस पूरे धमाके के लिए, तो लिहाजा पुलिस जगह जगह बैरिकेड लगा के तलाशी अभियान चला रही है और इसी की वजह से यात्रियों को दिक्कत ना हो। दिक्कत से निपटने के लिए सलाह यही दी गई है कि रेलवे स्टेशन अगर आप पहुंचते हैं तो 1 घंटे पहले ये सोचिए घर से निकले कि 1 घंटे पहले उनको स्टेशन पहुंचना है कि अगर बीच में कहीं चेकिंग होती है, कहीं ट्रैफिक लगता है तो यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन भी अगर आप जाते हैं तो आधे घंटे पहले पहुंच जाए ताकि परेशानी ना हो लोगों। बिल्कुल, रास्ते में चेकिंग आपकी ज्यादा हो सकती है, रेलवे स्टेशन पर भी, एयरपोर्ट पर भी, सुरक्षा के कारणों से उसमें आपका फ्लाइट या ट्रेन न छूट जाए, इसलिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में आतंकवादी हमले के बाद हर तरफ सख्त चेकिंग चल रही है और इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत यात्रियों को सलाह दी गई है कि अगर वो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मेट्रो पर तय समय से पहले पहुंचे, अगर वो चाहते हैं कि उनकी ट्रेन या जो फ्लाइट है वो ना छूटे। रेल से यात्रा करने वाले यात्री समय से 1 घंटा पहले स्टेशन पहुंच जाए और इसी तरह एयरपोर्ट यात्री अपनी फ्लाइट के समय से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे। मेट्रो के लिए भी लोगों से 20 मिनट पहले पहुंचने की अपील की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग आसानी से की जा सके। दिल्ली धमाके के बाद पुलिस का मार्च हुआ है। सरोजिनी नगर में पुलिस की ये मॉक ड्रिल, मौके पर डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। हालांकि ये रूटीन की कार्रवाई होती है पुलिस की, शाम के समय बाजारों में भीड़भाड़ होती है, उसको देखते हुए ये एहतियाती कदम
उठाया जाता है। मॉक ड्रिल इस समय दिल्ली पुलिस की चल रही है। ब्रजेश तिवारी ज्यादा अपडेट लिए। ब्रजेश, अपडेट। देखिए, ये अमूमन प्रक्रिया है पुलिस की कि भीड़भाड़ इलाकों में मॉक ड्रिल होती है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से दिल्ली पूरी तरीके से हाई अलर्ट है, दिल्ली एनसीआर में, बल्कि हम ये कहें पूरे देश में जगह जगह चेकिंग की जा रही है, तो इसको लेकर सरोजनी नगर अहम इसलिए हो जाता है कि सरोजनी नगर इस दर्द को पहले भी झेल चुका है। वहाँ भी पहले इस तरह की घटनाएं हुई हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर पुलिस ने मॉक ड्रिल किया है ताकि लोगों के अंदर ये मैसेज जाए कि वो सेफ हैं और अगर किसी भी तरह का कोई गलत शख्स वहाँ पे घूम रहा है तो वो वहाँ से निकल जाए। ये तमाम लोगों में कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा जब कोई घटना आगे ना घटे, क्योंकि मॉक ड्रिल करके आम आदमी को तो पता भी नहीं है कि आप मॉक ड्रिल कर रहे हैं। तो अब सुरक्षा एजेंसियों को कहीं ना कहीं कमान संभालनी पड़ेगी और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। अगली खबर का हम रुख करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट ने जांच एजेंसियों के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है और अब तक की जांच में जो डिटेल्स सामने आई हैं उसमें भारत के लिए नए दुश्मन की ओर इशारा मिल रहा है। लाल किला धमाके में जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल के शामिल होने के सबूत मिले हैं और इसको तुर्की से ऑपरेट किया जा रहा था। ये शक इसलिए और भी गहरा हो रहा है क्योंकि धमाके में शामिल कई आतंकियों के तुर्की जाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं आतंकियों के ब्रेन वॉश की फैक्ट्री अंकारा से तो नहीं चल रही, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि आतंकी उमर एक ऐप के जरिए तुर्की में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था और हैंडलर्स की लोकेशन तुर्की की राजधानी अंकारा बताई जा रही है। तुर्की में बैठे हैंडलर का कोड नेम UKA है। भारत में मौजूद ये आतंकी सेशन ऐप के जरिए अंकारा में मौजूद टेरर हैंडलर से संपर्क में थे और इन्हें वहीं से ही गाइड किया जा रहा था। क्योंकि डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर मुजम्मिल के पासपोर्ट पर तुर्की का इमिग्रेशन मुहर लगी है, ऐसे में शक है कि दोनों मार्च 2022 में तुर्की की यात्रा की और इसी दौरान इनकी मुलाकात हैंडलर से हुई। दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान उमर और मुजम्मिल को जबरदस्त तरीके से कट्टर बनाया गया और इस यात्रा के बाद से ही ये आतंकी कुछ करने पर आमादा थे। तुर्की जाने से पहले इन आतंकियों ने टेलीग्राम ऐप ज्वाइन किया था। वहां से लौटने के बाद ही आतंकियों ने फरीदाबाद और सहारनपुर लोकेशन को चुना और पूरे देश में अपना ग्रुप फैलाया। धमाके के बाद लाल किला इलाके के मोबाइल टावर के डंप डेटा विश्लेषण किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके आतंकी डॉक्टर उमर ने 10 नवंबर की दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच किससे बात की थी और कहीं वो तुर्की में बैठा हैंडलर तो नहीं था। भारत में जब भी आतंकी हमला हुआ है उसकी कड़ियां हर बार पाकिस्तान से सीधे सीधे जुड़ी हैं, लेकिन इस बार सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, टर्की और नेपाल से भी इसका कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में मौजूद आतंक के आकाओं ने इस बार मल्टीनेशनल मॉडल का इस्तेमाल किया है। इस नए गठजोड़ के जरिए भारत को दहलाने की साजिश काफी पहले ही शुरू कर दी गई थी, जो फरीदाबाद मॉड्यूल के तौर पर अब सामने आई है। कम से कम फरीदाबाद मॉड्यूल तो इसी गठजोड़ की ओर इशारा कर रहा है कि दिल्ली दहलाने की साजिश में पाकिस्तान ही नहीं तुर्की, बांग्लादेश और नेपाल में बैठे दहशतगर्द भी शामिल रहे हैं, जिसकी पुष्टि करते हैं आरोपी डॉक्टर उमर नबी और उसका साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई का तुर्की दौरा। उसके पासपोर्ट और मोबाइल के टेलीग्राम चैट ने साल 2022 में दोनों के तुर्की जाने और अपने हैंडलर से मिलने का खुलासा किया है। वहीं ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार आतंकी फरजान के तुर्की से हवाला के जरिए 11 करोड़ रुपए मंगवाने की बात भी सामने आई है। बांग्लादेश के चरमपंथी यूं भी मोहम्मद यूनुस की सरकार में खूब फल फूल रहे हैं और नेपाल तो आतंकियों के लिए सेफ पैसेज रहा ही है। फरीदाबाद तक पहुंचे विस्फोटकों का चैनल बांग्लादेश वाया नेपाल ही निकला है। सुरक्षा एजेंसियों के आकलन के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले के सर्जिकल स्ट्राइक में टेरर कैंप के निशाना बनाए जाने के बाद से ही बांग्लादेश और नेपाल में टेरर कैंप को विस्तार देने पर काम शुरू कर दिया गया था, जिसमें तुर्की फंड और टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है तो पाकिस्तान बुनियादी ढांचा मुहैया करा रहा है। इस समय की एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से। आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लाहौर के सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है। जेल के नाम पर ISI की सुरक्षा में है हाफिज सईद। ये जाना माना आतंकी भारत को अपना दुश्मन मानता है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में जरूर इसका उपचार किया गया था। अब लाहौर के सेफ हाउस में इसको शिफ्ट किया गया है। खालिद हुसैन जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। खालिद, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान हाफिज सईद को पाल पोस रहा है और अब जिस तरीके का बम धमाका हुआ है, जाहिर सी बात है कि अब सेफ हाउस में ले जाना पड़ेगा हाफिज सईद को। बिल्कुल, देखिए जो हमें सिक्योरिटी एजेंसी से इस वक्त जानकारी मिल रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी से खासतौर पर कि हाफिज सईद जो चीफ है जैश मोहम्मद के, उनको सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है लाहौर में और ISI ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। और ये भी बताया जा रहा है कि हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, ड्रोन सर्वेलेंस इंट्रोड्यूस किया गया है। अराउंड
जो रेजिडेंस है जहाँ पर उनको रखा गया है, ताकि किसी किस्म का खतरा उन पर न हो। तो जब भी ऐसा हुआ है तब भी हाफिज सईद की सुरक्षा जो है लगातार बढ़ा दी गई है पाकिस्तान में ISI के द्वारा। और आज भी जिस तरह से जो तार जुड़ते आ रहे हैं जैश ए मोहम्मद संगठन के साथ, दिल्ली ब्लास्ट का या मॉड्यूल जो बस्ट किया गया है, उसके बाद ये सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अगली खबर का हमें रुख करना होगा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में शाहीन सईद के बाद अब सेकंड लेडी कमांडर का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूक की बेगम अफीरा बीबी अब इस धमाके की साजिश में शामिल है। खबर यह भी है कि 1 महीने पहले अफीरा को जैश ए मोहम्मद की एडवाइजरी काउंसिल में शामिल किया गया था। और ठीक 1 महीने बाद दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसको जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन से जोड़ा गया, क्योंकि इस धमाके के पीछे डॉक्टर की फौज नहीं, जैश ए मोहम्मद के आतंकी भी शामिल हैं, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में सेकंड लेडी कमांडर का नाम सामने आया है, जिसका नाम अफीरा बीबी बताया गया है, जो पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूक की विधवा है। उमर के साथ अफीरा का भी पुलवामा हमले के पीछे दिमाग था, जिसे अक्टूबर में जैश ए मोहम्मद की सलाहकार परिषद में शामिल किया गया था, खास तौर पर इसकी महिला शाखा जमात उल मोमिनात के लिए, जिसे भारत में शाहीन सईद लीड कर रही थी। अफीफा बीबी के बारे में खबर मिली कि वो भी यहाँ से रिलोकेट करके सीमा पार चली गई है और वो कहीं न कहीं जो है जुड़ गई है उस वुमेन ब्रिगेड से जो जैश ने बनाई है। जिस तरह दिल्ली में इस धमाके को अंजाम दिया गया, उससे यही पता चलता है कि इसकी प्लानिंग पहले से चल रही थी और डॉक्टर की डी गैंग को ऑर्डर सीमा पार बैठे आतंकियों के अकाउंट से मिल रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल सबसे अहम किरदार डॉक्टर शाहीन से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है जैश के टॉप लीडर्स के साथ। तो डॉक्टर शाहीन कोडवर्ड में बात करती ही थी, जैश ने भी उसके लिए एक कोडवर्ड नाम रखा था और ये था मैडम सर्जन। खुफिया एजेंसियों ने जैश ए मोहम्मद की टॉप कमांडर डॉक्टर शाहीन के बारे में ये बड़ा खुलासा किया है। फरीदाबाद मॉड्यूल की इस अहम किरदार को हम डॉक्टर शाहीन सईद के तौर पर जानते हैं, लेकिन दहशतगर्दों के बीच इसका कोड नेम था मैडम सर्जन। शाहीन मैडम सर्जन के नाम से जैश ए मोहम्मद में बोली जाती थी। ऐसे में उसको ऑपरेशन हमदर्द का चार्ज दिया गया था। यही नहीं, शाहीन ने ऑपरेशन हमदर्द पर बात करने के लिए कई कोडवर्ड भी तैयार कर लिए थे, जिसकी जानकारी सिर्फ ऑपरेशन से जुड़े लोगों को ही थी। शाहीन और ऑपरेशन से जुड़े लोग अपने साथियों को स्पेशलिस्ट कहते थे, तो पैसों का इंतजाम करने के लिए ऑपरेशन की तैयारी की बात कही जाती। लेकिन यूपी ATS ने न सिर्फ शाहीन के टीम डी यानी डॉक्टर्स की टीम को डिकोड किया, बल्कि उसके चैट बॉक्स के हर कोड को क्रैक करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। 15 नवंबर तक लाल किले को बंद कर दिया गया है। आम लोगों के लिए अब लाल किला बंद रहेगा। लाल किले को लेकर ASI ने ये बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा कारणों के चलते हुए लाल किले को अब बंद कर दिया गया है। अमित भारद्वाज, अमित, मुझे लगता है बहुत वाजिब कदम है और सुरक्षा के चलते हुए ये कदम अच्छा और ठीक माना जाएगा। ये जो पर्यटक वहां पहुंचते हैं उनकी सुरक्षा को नजर में रखकर मुझे लगता है फैसला लिया गया होगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और ये चीज़ें अभी करनी भी पड़ेंगी इनको, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। अभी भी एजेंसियां ढूंढ रही हैं इनके और जो लोग हैं, क्योंकि ये एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। इनमें और जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ढूंढना है। 32 गाड़ियों की हमने बात की है, वो कहाँ पर हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इसमें लोगों की सुरक्षा को लेके बहुत बड़ी जो है इस समय आपको कदम उठाने पड़ेंगे, बहुत बड़ी चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। ऐसा जांच एजेंसियां भी कह रही हैं, हमारे सोर्सेज भी बता रहे हैं कि अभी जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। बिल्कुल अमित, बने रहिए आप। डॉक्टर शाहीन ने जैश की महिला विंग की कमान संभालते ही तेजी से अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश की। शातिर डॉक्टर शाहीन ने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सबसे पहले टारगेट किया अपने कलीग्स यानी डॉक्टर्स को और तैयार कर दिया डी गैंग। खुद तो शाहीन मैडम सर्जन के तौर पर जानी ही जा रही थी। गैंग में शामिल डॉक्टर्स और आतंकियों के लिए भी कोड वर्ड तय कर दिए गए और बातचीत करने वाले कोड भी, जिन्हें यूपी ATS ने डिकोड करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें शाहीन की टीम डी की मौजूदगी की जानकारी मिली। शाहीन का डी गैंग यानी कि डॉक्टर्स का गैंग। यूपी की जांच एजेंसी ने शाहीन की टीम डी का कोड डिकोड कर लिया है। स्पेशलिस्ट फिजिशियन के नाम से तमाम आतंकी एक दूसरे से बात करते थे। भारत में जमात उल मोमिनात को लीड कर रही शाहीन ने डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर मोइनुद्दीन, डॉक्टर परवेज समेत कई प्रोफेशनल्स को अपनी टीम से जोड़ लिया था।
शाहीन ने सिर्फ इन्हें भर्ती ही नहीं किया बल्कि इन्हें हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, फिजिशियन जैसे कोड नेम भी दिए थे। शाहीन के चैट बॉक्स में तमाम चीजों को लेकर जैश ए मोहम्मद के कोड्स को फिलहाल जांच एजेंसियां डिकोड करने में और भी तेजी से जुटी हुई हैं। आपसी बातचीत के लिए भी कोड वर्ड तय कर दिए गए थे, जैसे ऑपरेशन की तैयारी यानी कि पैसों का इंतजाम, मेडिसिन स्टॉक यानी कि छोटे हथियार, जबकि ऑपरेशन थिएटर यानी रेकी वाली जगह। तो इस तरह से कोड वर्ड भी क्रैक हुआ और प्लान भी, लेकिन खतरा टल गया है, ये दावे के साथ अब भी नहीं कहा जा सकता। दिल्ली धमाके मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे रोज हो रहे हैं। लखनऊ से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर एक बड़ी जानकारी अब सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर यूएई चली गई थी, जहां कट्टरपंथियों के संपर्क में आने के बाद शाहीन ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया था। हालांकि उससे पहले कानपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हुए दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी शाहीन सईद बिना हिजाब के रहती थी, लेकिन कट्टरपंथियों के संपर्क में आने के बाद शाहीन सईद ने हिजाब धारण कर लिया था। कभी बुर्का नहीं पहना मेरे सामने, कभी नहीं ना। कट्टरपंथी वाली कोई चीज नहीं। बुर्का बता दो ना, घर जाते थे तो बुर्का पहनते थे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में शाहीन सईद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन सईद असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ने के बाद यूएई चली गई, जहां उसने 2016 से 2018 तक यूएई में नौकरी की थी। शाहीन को जैश की महिला विंग और जमाते मोमिनात के लिए तैयार किया गया था। नौकरी के दौरान ही शाहीन यूएई से पाकिस्तान भी गई थी। 2009 में शाहीन सईद कट्टरपंथियों के संपर्क में आ गई थी, जिसके बाद उसने बुर्का पहनना शुरू कर दिया था। इसके बाद आतंकी साजिश में शामिल हो गई। शाहीन का यूएई और पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दाफाश उसके पासपोर्ट में ट्रैवल हिस्ट्री से हुआ है। फिलहाल जांच एजेंसियां लगातार उससे कई राज उगलवाने में लगी है। दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर अब एक बड़ा खुलासा सामने आया है। आरोप है कि शाहीन आतंकी साजिश रचने के साथ साथ लोगों का ब्रेन वॉश करती थी, उन्हें कट्टरपंथी बनाती थी, और यही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि उसने अपने सगे भाई को जाल में फंसाकर कट्टरपंथी बनाया और परवेज अंसारी को आतंक के रास्ते पर आगे बढ़ाया। इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी बड़ी बहन शाहीन सईद थी, जो दिल्ली धमाका मामले की आरोपी है। उसी ने अपने छोटे भाई परवेज अंसारी का ब्रेन वॉश किया, जिसके बाद परवेज अंसारी पूरी तरह बदल गया। क्लीन सेव रखने वाला परवेज लंबी दाढ़ी रखने लगा, पैंट शर्ट छोड़कर कुर्ता पजामा और टोपी लगाने लगा। लोगों से संपर्क तोड़कर परवेज अलग थलग रहने लगा, और जब परवेज पूरी तरह कट्टरपंथियों के रास्ते पर आ गया तो उसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान के आतंकी संगठन से संपर्क कराया। लेकिन उनके भाई का कहना है कि परवेज ऐसा नहीं था। परवेज सुलझे दिमाग के थे, तो फिर उनको क्यों एटीएस ने अरेस्ट किया? अब भाई वो हो सकता है किसी वजह से जो है उनका नाम जो है मतलब कहीं शो हुआ होगा, तो उन्होंने उनको भी अरेस्ट कर लिया। वो भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल कभी आपको लगे कि है? हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। दिल्ली ब्लास्ट के अगले दिन यानी 11 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था, जिसका शाहीन के साथ उसका भी दिल्ली ब्लास्ट से तार जुड़े हुए हैं। टेरर एक्टिविटी में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद अब उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि दिल्ली धमाके के जितने किरदार अब तक सामने आए हैं उनका कोई ना कोई लिंक इस यूनिवर्सिटी से जरूर निकल रहा है, और इसीलिए एनएएसी ने विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस यूनिवर्सिटी की मान्यता के संबंध में दिया गया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर अपनी वेबसाइट पर गलत जानकारी मुहैया कराकर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगा है। नैक ने नोटिस में साफ साफ कहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी नैक से मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही उसने साइकिल 1 के लिए आवेदन किया है। इसके बावजूद अपनी वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी ये दावा करती है कि उसकी 3 संस्थाओं को नैक ने ग्रेड ए दिया है। जैसे ही यूनिवर्सिटी को नोटिस मिला है, उसने अपनी वेबसाइट बंद कर दी है। वहीं प्रबंधन ने कहा है कि वो जाँच में सहयोग कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास सिर्फ फरीदाबाद पुलिस आई थी और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट मांगे ये मैं बात बता चुका हूँ, उनको दे दिया है। नैक के बारे में मेरी जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट होगा। इसके वित्तीय लेन देन की भी जांच ईडी, डीआरआई और ईओडब्ल्यू करेंगी, क्योंकि अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पर भी गंभीर विसंगतियों का आरोप है। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी से आतंकियों के लगातार मिल रहे लिंक सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के पीछे यही यूनिवर्सिटी तो नहीं है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे एनएएसी का एक्शन, फर्जी मान्यता दिखाने पर एनएएसी ने अब नोटिस दिया है। छात्र और अभिभावकों को गुमराह करने का आरोप लगा है इस यूनिवर्सिटी पर, वेबसाइट पर गलत जानकारी देने का आरोप, और अब जब जवाब मांगा गया तो इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। फर्जी मान्यता दिखाने पर नोटिस जारी। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, शिक्षा का मंदिर माना जाता है,
लेकिन जिस तरीके से यहाँ से आतंकवादी पैदा हो रहे हैं और जिस तरीके से दिल्ली को दहलाया गया, उसके बाद झूठ बोलने का भी अब मामला सामने आ रहा है कि साहब आपके पास NAAC की मान्यता ही नहीं थी। बिल्कुल, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है उन्होंने इनको नोटिस जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने डेट्स मेंशन की हैं कि आप क्यों गुमराह कर रहे हैं और इससे आप अभिभावकों को भी, बच्चों को भी, सबको गुमराह कर रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं कि आपकी एक्रेडिटेशन उनके साथ है। उनके साथ कोई एक्रेडिटेशन नहीं, उन्होंने पूरा इसमें जो है नोटिस जारी किया है। तो ये इस पूरी एक के बाद एक जो परत खुल रही है वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि झूठ बोलने का पूरा मामला भी इनका सामने आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो गड़बड़ जाला है इसमें एक नहीं बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस यूनिवर्सिटी से। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो इस तरह के अपने आप को रेपुटेशन बताती है, हमारा कोई लेने देना नहीं, हम देश के लिए काम करते हैं। उन्होंने बड़ा कुछ जारी किया था, हमें किसी से बात नहीं हुई, एजेंसियों ने भी यहाँ पे आके बात की है जी। और अब बिल्कुल जांच आगे बढ़ रही है। आऊंगी अमित मैं आपके पास, अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरह उत्तर प्रदेश की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी अब जांच एजेंसियों की रडार पर है, क्योंकि दिल्ली धमाके के एक किरदार के तार इस यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। वो किरदार है आतंकवादी डॉक्टर शाहीन सईद का भाई डॉक्टर परवेज, जो इस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आतंकियों ने अब अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार किया है? क्योंकि ये दो तस्वीरें बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या आतंकियों ने हरियाणा से लेकर यूपी तक अपने डी गैंग को फैलाया था। अल-फलाह से उमर, मुजम्मिल और शाहीन का कनेक्शन सामने आया है, तो वहीं लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से परवेज का लिंक सामने आ रहा है। यह यूनिवर्सिटी शक के घेरे में इसलिए आई क्योंकि दिल्ली धमाके से 3 दिन पहले आतंकी शाहीन के भाई परवेज ने ईमेल के जरिए अपना रिजाइन भेजा था। उसमें कारण बताया था कि उसका कहीं प्रोफेसर पर चयन हो चुका है। हालांकि उसके बाद से उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता पा रहा है कि वो कहाँ गया, कहाँ रहा, किससे मिला, किसके पास गया। दूसरी तरफ उसके स्वभाव के बारे में यहाँ के रजिस्ट्रार ने कहा कि बहुत ही खामोश रहता था। ATS ने इस यूनिवर्सिटी के 65 छात्रों की विस्तृत जानकारी मांगी है। शक है ये सभी छात्र परवेज के संपर्क में थे। ऐसे में जांच एजेंसियां ये खंगालने में जुटी हैं। इस टेरर मॉड्यूल में कोई और किरदार इस यूनिवर्सिटी में तो नहीं जो इनके मंसूबों के बारे में जानता है और इनके टेरर प्लान में कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल थी। ऐसे में ATS डॉक्टर परवेज की हर मूवमेंट की जानकारी ले रही है ताकि इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की तह तक पहुंचा जा सके। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस समय की बड़ी खबर, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ATS की टीम पहुंच गई है, यानी एंटर टेरर स्क्वाड जांच के लिए यूनिवर्सिटी ATS पहुंची है। परवेज अंसारी जो कि डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है, उससे जुड़े कागजात की जांच करने के लिए अब इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पहुंची है। ब्रजेश जी न्यूज संवाददाता, ब्रजेश क्या अपडेट आपके पास? देखिए 10 तारीख को धमाका हुआ और उसके 3 दिन पहले परवेज ने वहां से इस्तीफा दे दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर था वो, इस्तीफा देके और अब कहाँ है वो लापता है। पुलिस उसको तलाश रही है और इसीलिए ATS की टीम पहुंची है। सिर्फ परवेज ही नहीं बल्कि कुल 65 छात्र जो जम्मू कश्मीर के हैं वो इस जगह पढ़ते हैं यहाँ पे, और इसीलिए उनकी भी सारी रिकॉर्ड्स, उनके भी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। ATS हर एक चीज को वेरीफाई कर लेना चाहती है कि परवेज के साथ और कोई यहाँ पर जुड़ा है या फिर इस पूरे गैंग से, इस व्हाइट कॉलर गैंग से और कितने लोग जुड़े हैं, इसको वेरीफाई करना चाहती है ATS। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए। अगली खबर का रुख करेंगे। श्रीनगर से लेकर लखनऊ, फरीदाबाद से लेकर सहारनपुर तक जैश के इस डी गैंग ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। हर दिन एक नया नाम सामने आ रहा है और इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। आज लखनऊ में डॉक्टर आरिफ, तो हापुड़ में डॉक्टर फारूक तक जांच की आंच पहुंची और इसके साथ ही देश भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर के छात्रों की जांच शुरू कर दी गई। जांच एजेंसियों के रडार पर वो छात्र हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद राज्य से बाहर आए। एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने अपने गुर्गों को देश भर की यूनिवर्सिटीज में प्लांट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में परिवार के सफाई के बाद से मसूद अजहर बदले की फिराक में था। सोशल मीडिया की अलग अलग साइट्स के जरिए भारतीय युवाओं को जैश ए मोहम्मद ने कनेक्ट किया। आई लव मोहम्मद कैंपेन के पीछे भी जैश से जुड़े ये वही कश्मीरी लड़के हो सकते हैं। दंगों का प्लान अब फेल होने के बाद विस्फोट का प्लान एक्टिव कर दिया गया है। 10 नवंबर को दिल्ली में धमाका हुआ और पाकिस्तान में जश्न मनाया गया, वो भी उन्हीं आतंकी संगठनों के कैंप में जिनके हाथ पहले भी भारत की सरजमी पर खून से रंगे हुए हैं। अब लश्कर ए तैयबा के आतंकी खुलेआम भारत विरोधी साजिशों का इजहार करते नजर आ रहे हैं। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने खुलेआम बताया कि लश्कर ए तैयबा की अब कई विंग है जो लश्कर की राजनीतिक ताकत है।
और कहीं न कहीं उनका मकसद सिर्फ भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाना है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। कोटली पीओके में लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ की बैठक हुई, जहां पर आतंकी एक दूसरे को मिठाई खिलाते और फूल माला पहनाकर स्वागत करते हुए दिखाई दिए। दिल्ली में धमाका और पाकिस्तान में जश्न के बाद सवाल ये है कि आखिर कब तक पाकिस्तान की सरजमी से आतंक की खेती जारी रहेगी। और दिल्ली बम धमाके के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एक के बाद एक नए खुलासे रोज हो रहे हैं। धमाके से जुड़ी जो परतें खुल रही हैं वो हर बार एक नया क्लू छोड़ रही हैं। यानी ये प्लानिंग वो दलदल है जिसकी गहराई माप पाना अब सुरक्षा बलों के लिए एक नई चुनौती साबित हो रहा है। दहशत भरे ब्लास्ट के बाद अब मेवात कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बसई टू नांगल 348 किलोमीटर, समय करीब 7 घंटे। फिरोजपुर झिरका से नूह जाने के लिए 34 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, समय करीब 1 घंटा। नूह से दिल्ली एक्सप्रेसवे 431 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में करीब 6 घंटे 26 मिनट लगते हैं। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से फरीदाबाद का रास्ता 445 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में करीब 6 घंटे 33 मिनट लगते हैं। यानी आतंकियों ने ये रूट इसलिए चुना क्योंकि इस रूट पर कोई चेक पोस्ट नहीं और दहशतगर्द आसानी से विस्फोटक को फरीदाबाद ले जाकर इकट्ठा कर सकते थे, जहाँ दिल्ली धमाके से पहले 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था। दरअसल दिल्ली पुलिस की टीम हरियाणा पहुंची और यहां फिरोजपुर झिरका गांव के बसई मेव में जांच की। जांच के दौरान फिरोजपुर झिरका गांव के बॉर्डर से जो पहाड़ियां नजर आती है, पुलिस को शक है कि कहीं न कहीं इन्हीं पहाड़ियों से अमोनियम नाइट्रेट लिया गया और फरीदाबाद पहुंचाया गया, क्योंकि इन पहाड़ियों पर माइनिंग का काम होता है। अमोनियम नाइट्रेट का जो प्रयोग इस माइनिंग में किया जाता है, पत्थर तोड़ने में काम किया जाता है, तो आसानी से यहाँ उसे लिया जा सकता है। दिल्ली धमाके को लेकर पुलिस की जाँच के घेरे में हरियाणा भी है। हालांकि पूरा सच तो इसकी तह तक जाने के बाद ही सामने आएगा। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच अब हर दिशा में आगे बढ़ रही है। आरोपी उमर की दहशतनाक मूवमेंट एक ऐसे रूट से होकर गुजरी जिसने जांच को पूरी तरह हिला दिया। दिल्ली को दहलाने के लिए इन आतंकवादियों ने फंडिंग भी जुटाई थी। हर फुटेज दिखाती है कि दहशतगर्दों ने ये प्लानिंग बेहद बारीकी से की थी। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल 4 डॉक्टरों ने मिलकर करीब 20 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। आतंकी उमर मेवात पहुंचा, जहां से उसने विस्फोटक में इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर खरीदा। दुकान पे आप देख सकते हैं अग्रवाल एजेंसी, जहां ये खाद विक्रेता है और यहीं से वो बताया जा रहा है कि पीएन के फर्टिलाइजर यहीं से खरीदा गया था। लगभग 3 क्विंटल ये फर्टिलाइजर खरीदा गया था, जिसकी कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए थी। सीसीटीवी के जरिए खुलासा हुआ कि आतंकी उमर हरियाणा के मेवात गया था। फिरोजपुर जरिका में लोकल टोल से उसकी i20 कार गुजरती नजर आई। ये सीसीटीवी 10 नवंबर की सुबह का है। नूह के रास्ते होकर विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद तक लाई गई जांच एजेंसियां अब हर रिकॉर्ड सीसीटीवी फुटेज को जोड़कर पूरे नेटवर्क को उजागर करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि घटना के पीछे के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। वहीं आदिल अहमद का दिल्ली ब्लास्ट से सीधा कनेक्शन सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक जिस दिन लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ था, उसके 10 दिन पहले आरोपी आदिल अहमद राजधानी दिल्ली में मौजूद था। इसका खुलासा उसके घर के सामने पड़े कचरे से मिले फ्लाइट के टिकट से हुआ, जिस पर दिल्ली धमाके के आरोपी आदिल का नाम है। टिकट 31 अक्टूबर का श्रीनगर से दिल्ली का है। मतलब साफ है कि आरोपी आदिल अहमद 31 अक्टूबर को फ्लाइट के जरिए श्रीनगर से दिल्ली पहुंचा था। यानी धमाके से 10 दिन पहले आदिल दिल्ली में ही था, उसके बाद सहारनपुर लौटा था। इसका खुलासा तब हुआ जब जांच एजेंसी को उसके घर के बाहर कचरे में डॉक्टर आदिल का फ्लाइट का टिकट मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सहारनपुर में आदिल जिस मकान में रहता था, वहां ताला लगा हुआ है। मकान की लगातार निगरानी रखी जा रही है।